दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है आज से सैकड़ों साल बाद की दुनिया में, जहां हम देखते हैं कि इंसानों ने धरती का ऐसा हाल कर दिया है कि वो अब रहने के लायक नहीं रहती। अब साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगले 70 सालों में धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसलिए इंसानों ने एक स्पेसशिप बनाई है जिसका नाम रखा गया है आर्क 1। अब ये शिप कुछ चुनिंदा लोगों को प्रॉक्सिमा बी नाम के एक नए प्लेनेट पर ले जाने के लिए तैयार की गई थी। खैर, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता है, मिशन सही रास्ते पर रहता है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि सारी प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। इसी बीच शिप में एक तकनीकी दिक्कत आती है और फिर एक भारी भरकम लोहे का बीम टूटकर नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो बीम सीधे एक पॉड पर जाकर गिरता है जिसमें ल्यूटेनेंट शरण नाम की एक महिला सो रही होती है। अब जैसे ही शरण की आंखें खुलती हैं, तो वो फौरन हालात को समझ जाती है और वो चिल्लाने लगती है। वो देखती है कि उसके अलावा अभी सभी लोग कायरो स्लीप में हैं, इसलिए वो पहले अपने सभी साथियों को जगाने में जुट जाती है। साथ ही वो अपने ल्यूटेनेंट स्पेंसर को भी जगाती है और कहती है कि देखो, कुछ गड़बड़ हो गई है, हम सबको बाहर निकलना होगा। फिर दोनों मिलकर लोगों को बचाने में लग जाते हैं। इसके बाद सब अपने हेलमेट्स पहनने की जल्दी में होते हैं। हालांकि तभी ब्रेंट नाम का एक आदमी कुछ देखता है और चौंक जाता है। अब आगे हमें पता चलता है कि ब्रेंट की नजर कैप्टन के पॉड पर पड़ती है और वहाँ भी एक लोहे का बीम गिरा हुआ रहता है जो कैप्टन को फंसा देता है। अब ब्रेंट उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेले उस भारी बीम को हिला तक नहीं पाता। लेकिन तभी शरण उसकी तरफ देखती है और फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वो उससे कहती है कि ब्रेंट, पहले अपना हेलमेट पहनो, और फिर वो उसे हेलमेट पहनाकर वहाँ से बाहर खींच लाती है। यहाँ शरण के चेहरे पर साफ दिखता है कि वो जानती है कि अब कैप्टन को बचाना नामुमकिन है। इसके अलावा वो ये भी समझती है कि अब हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। खैर, अब सभी लोग किसी तरह एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सब अपने हेलमेट्स उतारते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ शरण स्पेंसर से कहती है कि हमें ये सब फौरन अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताना होगा कि क्या हुआ, या हो सकता है कि उन्हें इस बारे में पहले से पता हो। तो इस तरह वो दोनों कमांडिंग ऑफिसर के कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ वो जो देखते हैं वो बहुत ही हैरान करने वाला होता है। वो देखते हैं कि शिप का एक पूरा हिस्सा वहाँ से गायब हो चुका है और ऊपर से कमांडिंग ऑफिसर भी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। अब शरण सोच में पड़ जाती है और कहती है कि अब ये जिम्मेदारी मुझे ही लेनी होगी। इसलिए वो फटाफट सभी क्रू मेंबर्स की मीटिंग बुलाती है और उस मीटिंग में वो सबको बताती है कि आर्क 1 में कोई अनजानी दिक्कत आ गई है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ऊपर से कमांडिंग ऑफिसर की पूरी यूनिट इस शिप से गायब है, इसलिए अब हमें बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे। इस बीच शरण कहती है कि असल में हमारा एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया है, इसीलिए हम तय वक्त से 1 साल पहले जाग गए हैं। यहाँ सब जानते थे कि लोग प्रॉक्सिमा बी की ओर जा रहे थे, लेकिन अब खाना पानी सीमित है, इसलिए हर चीज का हिसाब रखना जरूरी हो जाता है। हालांकि शरण का चेहरा सभी को भरोसा दिखाता है और वो सभी से कहती है कि हमें कामयाब होना ही होगा क्योंकि हम धरती की आखिरी उम्मीद हैं। इसके बाद वो मीटिंग खत्म होती है और तभी एग्नेश नाम का एक लड़का शरण के पास आता है। वो कहता है कि हम इस शिप में सब्जियां उगा सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान से हमें इस काम को करना होगा। अब शरण को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो तुरंत पावर को उस सेक्शन में भेजने का ऑर्डर दे देती है। हालांकि जब स्पेंसर को ये बात पता चलती है तो वो खुश नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से शिप की पावर को किसी ऐसी चीज पर खर्च करना बेकार था जिसकी कोई गारंटी ना हो। इसलिए वो शरण से कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, क्या गारंटी है कि फसल उगेगी? तो यहाँ शरण उसकी बात सुनती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अगली बार जरूर पूछूंगी। लेकिन फिर वो अकेले में उसे चेतावनी भी देती है कि अगली बार सबके सामने इस तरह मत करना, अगर दिल में कोई बात हो तो पहले मुझसे बात कर लेना। खैर, अब इस बात पर फैसला लेने के लिए एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है जहां सब शरण की प्लानिंग के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक शिप में ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से गिरने लगती है, जिससे सबके चेहरों पर डर छा जाता है कि अब क्या नई मुसीबत आ गई। अब इस दिक्कत को ठीक करने के लिए लाइफ सपोर्ट ऑफिसर जेस्पर को बुलाया जाता है, लेकिन वो किसी को कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर सभी लोग फिर से अपने हेलमेट्स पहनने लगते हैं और उधर डोरान बेलर नाम का एक आदमी मेडिकल रूम में फंस जाता है और उसके पास अपना हेलमेट नहीं रहता। अब वो इससे घबरा जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिखता है जिसकी मदद से वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है।
इधर सिक्योरिटी हेड फिलिक्स जैस्पर को ढूंढ लाता है और उसे डेक पर मदद के लिए लाया जाता है, लेकिन जैस्पर कुछ ठीक करने की बजाय सभी से कहता है कि मैं असली जैस्पर नहीं हूँ, और ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद आगे जैस्पर एक चौंकाने वाला खुलासा करता है और वो कहता है कि मैंने कुछ ऑफिसर्स को पैसे खिलाकर इस मिशन में अपनी जगह बनाई थी। वो बताता है कि साइंटिस्ट्स कहते हैं धरती के पास 70 साल बचे हैं, लेकिन मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि धरती पहले ही खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर शरण को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए सभी से उसे अरेस्ट करने को कहती है। इसके बाद वो वहाँ एक्सपर्ट्स को बुलाती है ताकि सभी मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकें। उधर हम देखते हैं कि बेलर दरवाजा तोड़कर अपने साथ साथ बाकी कई लोगों की जान बचा लेता है जो लोग मरने की कगार पर थे। खैर, इसी बीच हम एलिसिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस मेन प्रॉब्लम की जड़ को ढूंढने में जुट जाती है और बताती है कि हमें शिप के बाहर जाकर चेक करना होगा, शायद शिप में कोई लीकेज हो सकती है। इसके बाद स्पेंसर और एक दूसरा आदमी शिप के बाहर जाकर चेक करते हैं कि वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, तो उन्हें वहाँ पर एक लीकेज मिल जाता है जिसे ठीक करने के बाद सबकी जान बच जाती है। अब एलिसिया के इस शानदार काम को देखकर उसे प्रमोट करके लाइफ सपोर्ट चीफ बना दिया जाता है। अब हालांकि सारी कोशिशों के बावजूद भी 6 लोग मर जाते हैं, जिससे शरण को उस नकली जैस्पर पर बहुत गुस्सा आता है। इसलिए थोड़ी देर बाद शरण जैस्पर से वापस मिलने जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे इस झूठ की सजा मौत होनी चाहिए। तो जैस्पर जवाब देता है कि एक को मारकर क्या कर लोगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये सुनकर शरण हैरान रह जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इस बीच जैस्पर की सजा तय करने के लिए फौरन एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ सब कहते हैं कि उसकी बात भी एक बार सुनी जाए। लेकिन जब वो लोग उसको लेने पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसी ने जैस्पर का गला काटकर उसे मार डाला है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्पेंसर और उसका साथी शिप के बाहर मरम्मत में जुटे हुए होते हैं, लेकिन तभी अचानक अंतरिक्ष से काफी सारा मलबा आकर उनसे टकरा जाता है, जिससे स्पेंसर को तो बस थोड़ी सी चोट लगती है, लेकिन उसका साथी इस हादसे में अपनी जान गंवा देता है। जब स्पेंसर वापस शिप में आता है तो उसे कुछ अजीब सी बातें सुनाई देती हैं, जैसे कुछ लोग शक भरी बातें कर रहे होते हैं कि उनका 1 साल पहले जागना, कमांडिंग ऑफिसर का गायब होना और अब जैस्पर का कत्ल, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। अब इससे स्पेंसर का दिमाग घूमने लगता है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्पेंसर डिपार्टमेंट हेड जेम्स से मिलता है और वो उससे कहता है कि मुझे शरण के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे याद है कि उसने हमारे साथ ट्रेनिंग भी नहीं की थी, वो तो लॉन्च के दिन सीधे यहाँ चली आई थी। वो आगे बताता है कि जिस तरह कमांडिंग ऑफिसर के गायब होते ही शरण ने खुद को कैप्टन घोषित कर दिया था, मुझे उसी दिन उस पर शक हुआ था। क्या ये सब कुछ अजीब नहीं है जेम्स? उधर सिक्योरिटी हेड फिलिक्स जैस्पर के कत्ल की तहकीकात में लगा हुआ होता है और यहाँ उसे पता चलता है कि जैस्पर के कमरे में आने जाने का सारा रिकॉर्ड गायब हो चुका है। अब फेलिक्स सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये काम किसने किया होगा। हालांकि तभी इन लोगों के सामने एक नई मुसीबत आ जाती है। असल में एग्नेश के सब्जी वाले फार्म में पानी की पाइप फट जाती है, यानी अब उनके पास सिर्फ 9 दिन का पानी बचा रहता है जिसे वो पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अब एग्नेश पानी साफ करने में जुटा हुआ होता है कि तभी उसकी नजर एक ब्लेड पर पड़ती है। अब वो एलिसिया से कहता है कि लगता है कातिल ने जैस्पर का गला काटने के बाद ये ब्लेड पाइप में डाल दिया होगा, जिस वजह से ये पाइप फट गई और पानी फैलने लगा। अब इन दोनों का शक पक्का हो जाता है, इसलिए एग्नेश उस ब्लड को लेकर फटाफट फेलिक्स के पास पहुंचता है और उसे इस बारे में बताता है। उधर ईवा की टीम पानी बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि अगले दिन जेम्स शिप के बाहर जांच कर रहा होता है और स्पेंसर उसे अंदर से देखता रहता है, लेकिन तभी जेम्स को शिप पर कुछ डायमंड जैसी चीजें दिखती हैं और वो जैसे ही उन्हें हाथ में लेता है उसके ग्लव्स अचानक पिघलने लगते हैं। अब वो घबराकर फौरन अंदर की ओर भागता है जहाँ डॉक्टर संजीवनी उसकी मरहम पट्टी करती है। अब इस नई चीज को वो समझ पाते तब तक एक और मुसीबत सामने आ जाती है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ईवा परेशान होती है, जो ये देखती है कि वाटर टैंक्स प्रेशर तक नहीं पहुंच रहे। इसलिए अब फौरन वो एक अर्जेंट मीटिंग बुलाती है और सभी को बताती है कि अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन का पानी बचा है, जिसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पिएंगे तो भी 8 से 10 दिन से ज्यादा नहीं चला पाएंगे।
अब इस बात से सब बहुत डर जाते हैं। अब पानी का जुगाड़ करना जरूरी हो जाता है, लेकिन तभी खुशकिस्मती से उन्हें अंतरिक्ष में एक कॉमेट मिल जाता है जिसमें ढेर सारा पानी मौजूद होता है। अब जेम्स को उस कॉमेट पर लैंड करके पानी निकालने का काम सौंपा जाता है और ईवा को उस मिशन को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ दोनों की मेहनत रंग लाती है और वो मिशन कामयाब हो जाता है। इस मिशन के बाद जेम्स को शिप पर ढेर सारी तारीफ मिलती है और पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने से सब रिलैक्स भी हो जाते हैं। लेकिन उसी रात स्पेंसर के पास एक अनजान मैसेज आता है और मैसेज में जेस्पर के सामान का पता लिखा होता है। इस बीच स्पेंसर उस पते पर जाता है और वहाँ उसे एक मेमोरी ड्राइव मिलती है। उस मेमोरी ड्राइव को चेक करने पर उसे उसमें एक वीडियो मिलती है और उसे पता चलता है कि ये वीडियो असल में जेस्पर ने रिकॉर्ड किया था। तभी वो देखता है कि जेस्पर असल में इस वीडियो के अंदर शरण को रिकॉर्ड कर रहा है, जो एक बाइकर को बेरहमी से पीट रही होती है और फिर उसका गला काट देती है। ये देखकर स्पेंसर के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन फेलिक्स को बुलाता है और कहता है कि ये देखो, शरण ही असली कातिल है। इसके बाद फेलिक्स भी वो वीडियो देखता है, जिसके बाद दोनों शरण को जेस्पर के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं। हालांकि शरण कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उधर एग्नेश बहुत परेशान होता है और वो कहता है कि मेरी सब्जियां बिना वजह से खराब हो रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, जेम्स उसे बुलाता है और कहता है कि तुम ये सब छोड़ो और पहले मेरे पिघले हुए ग्लव्स की जांच करो कि आखिर वो डायमंड जैसी चीजें क्या थी जिससे ये पिघल गया। उधर फेलिक्स शरण से वीडियो पर सवाल कर रहा होता है तो शरण कहती है कि मैं उस वक्त आर्क 1 की मीटिंग में थी और ये वीडियो मेरा हो ही नहीं सकता। इस बीच हम देखते हैं कि फेलिक्स उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि उसे बीच बीच में कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं। अब असल में ये दिक्कत सिर्फ फेलिक्स को नहीं बल्कि सारे क्रू मेंबर्स को हो रही होती है और सिर्फ शरण को छोड़कर। अब थोड़ी देर बाद जब फेलिक्स थोड़ा नॉर्मल होकर होश में आता है तो वो फिर से शरण से सवाल करना शुरू कर देता है कि वो उस वीडियो की सच्चाई उसे बता दे। तभी शरण एक ऐसा खुलासा करती है जिससे फेलिक्स पूरी तरह से चौंक जाता है। वो कहती है कि असल में मेरी एक जुड़वा बहन है जिसका नाम डेनिस है और हम दोनों को ही लैब में एक एक्सपेरिमेंट से पैदा किया गया था, क्योंकि हमें स्पेस ट्रैवल करने के लिए तैयार किया गया था। आगे वो बताती है कि डेनिस को गुस्सा बहुत आता था और धीरे धीरे वो लोगों को मारने लगी थी और वीडियो में दिख रही लड़की भी वही है, मैं नहीं। अब फेलिक्स उसकी पूरी कहानी सुनता है और उसे उस पर भरोसा हो जाता है, जिसके बाद शरण को आजाद कर दिया जाता है। फिर आगे हमें पता चलता है कि लोगों को जो अजीब चीजें दिख रही थी उस पर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा होता। यहाँ इस मीटिंग में स्पेंसर शरण को देखकर गुस्सा हो जाता है और वो फेलिक्स से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, इसे आजाद क्यों किया। तो फेलिक्स फिलहाल इसकी वजह बताने से मना कर देता है, जिससे स्पेंसर का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर मीटिंग में एग्नेश डॉक्टर संजीवनी से कहता है कि ये सब असल में उस कॉमेट के पानी की वजह से हो सकता है, और ये कहते ही एग्नेश खुद भी बेहोश हो जाता है। अब संजीवनी उसकी बात पर ध्यान देते हुए फौरन सभी के ब्लड सैंपल्स चेक करती है और यहाँ उसे पता चलता है कि कॉमेट के पानी में LSD जैसा नशा करने वाली चीज है और हो ना हो इसी से सबको भ्रम हो रहा है। खैर, ये खबर अब शरण तक पहुँचती है और फिर वो संजीवनी के पास जाती है। वहाँ जाकर वो उससे कहती है कि मैं असल में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लोन हूँ। तो संजीवनी कहती है मुझे पता था, लेकिन मैंने ये बात कंफर्म नहीं की थी। ये सुनकर शरण बताती है कि मुझे उस पानी से कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए शायद मेरे खून से एंटीडोट बन सकता है जिससे सभी लोग सही हो सकते हैं। तो इस बात पर एग्री होते हुए संजीवनी भी शरण के ब्लड सैंपल्स का टेस्ट करना शुरू कर देती है। अब जल्दी ही ये कंफर्म हो जाता है कि शरण का खून एंटीडोट बन सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो काम पूरा कर पाती, संजीवनी खुद बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद अब ये जिम्मेदारी एलिसिया को दी जाती है कि वो उसका एंटीडोट बनाए। अब एलिसिया इस काम को फटाफट शुरू कर देती है और वो एंटीडोट को मल्टीप्लाई करके पानी की सप्लाई में डाल देती है। अब धीरे धीरे वो पानी सभी के शरीर में जाता है और इससे सारे क्रू मेंबर्स जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एलिसिया खुद सबसे आखिर में पानी पीती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस भ्रम में अपनी माँ दिख रही होती है, जिनसे बात करके उसका मन हल्का हो रहा होता है। खैर, लास्ट में पानी लेकर वो भी ठीक हो जाती है, जिसके बाद सभी की सांसों में सांसें आती हैं। उधर एग्नेश जेम्स के जले हुए ग्लव्स की जांच में जुटा हुआ होता है। यहाँ वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास चीजें नोटिस करता है।
और उसे ग्लव्स पर एक अजीब मटेरियल मिलता है जिसके बारे में इंसानी सभ्यता कुछ नहीं जानती थी। अब इग्नेश सोच में पड़ जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद किसी ने इस मटेरियल को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। इसीलिए वो सभी से जाकर कहता है कि शायद इसी की वजह से पहली गड़बड़ हुई जिससे हम सभी समय से पहले जाग गए। अब उसकी बात सभी को सही लगने लगती है। इसी बीच स्पेंसर संजीवनी को आराम करने भेज देता है और मौका देखते ही वो शरण के डेटाबेस को चेक करने लगता है। अब इस डेटाबेस से स्पेंसर को शरण के क्लोन होने की सच्चाई पता चल जाती है, जिसके बाद वो गुस्से में शरण के पास जाता है और कहता है कि तुमने अपनी असलियत क्यों छुपाई। उसका मानना होता है कि एक क्लोन स्पेसशिप का कैप्टन नहीं बन सकता। वो चिल्लाता है कि इतनी सारी जिंदगियां एक क्लोन के हाथ में देना बेवकूफी है। यहाँ शरण उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन स्पेंसर उसकी सुनने को तैयार नहीं होता। फिर वो इस मुद्दे को फौरन काउंसिल के सामने लेकर जाता है और सबूत के तौर पर वो शरण की बहन डेनिस की वीडियो सभी को दिखाते हुए कहता है कि क्लोन्स का कोई भरोसा नहीं, हमें अपने कैप्टन के रूप में एक असली आदमी अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी काउंसिल का हर मेंबर शरण के साथ खड़ा होता है। काउंसिल कहती है कि शरण ने बार बार अपनी काबिलियत साबित की है, इसलिए इसके बाद शरण को अब ऑफिशियली कैप्टन घोषित कर दिया जाता है। फिर शरण ये जिम्मेदारी मिलते ही वापस अपने काम पर लग जाती है। वो कहती है कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसके बाद वो सबको उनका काम बांट देती है। उधर इंजन रूम में ईवा और उसका असिस्टेंट ग्रेगर शिप की स्पीड बढ़ाने में जुटे होते हैं। इसके लिए वो एक ओवर एक्टिव फ्यूल का यूज कर रहे होते हैं जिसका इस्तेमाल बेहद ही घातक होता है। यहाँ ग्रेगर उसको वार्निंग भी देता है कि ये फ्यूल ओवरहीट हो सकता है, लेकिन ईवा कहती है कि कोई बात नहीं, हम इसी के भरोसे आगे के रास्ते पर जाएंगे। इस बीच वो ग्रेगर को कहती है कि अगर कोई इमरजेंसी भी आ जाए तो ये लीवर खींच देना, और इतना कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। इसी बीच ईवा के जाने के कुछ ही देर बाद फ्यूल ओवरहीट हो जाता है, जिसके बाद चारों तरफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैलने लगता है। ये सब असल में इतना तेज होता है कि ग्रेगर लीवर तक पहुंच भी नहीं पाता और वो रेडिएशन की चपेट में आकर मारा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जेम्स को शिप की स्पीड गिरती हुई दिखती है, इसलिए वो शरण से कहता है कि लगता है फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ है। ये दोनों अब अपना शक पक्का करने के लिए ग्रेगर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। अब शरण फौरन इसके बारे में ईवा को इन्फॉर्म करती है और उसे इंजन रूम में जाने के लिए कहती है। इसके बाद ईवा जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि रेडिएशन की वजह से इंजन रूम के सभी दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो गए हैं। ये सब देखकर ईवा घबरा जाती है और वो शरण को बताती है कि अब हम अंदर नहीं जा सकते। अब शरण सबको बुलाती है और कहती है कि हमें जल्द ही रेडिएशन न्यूट्रलाइज करने का तरीका ढूंढना होगा, वरना हम सभी यहीं मारे जाएंगे। उधर फेलिक्स जेस्पर के खून की जांच कर रहा होता है और अब उसे पता चलता है कि एलिसिया के टैबलेट से स्पेंसर को एक खुफिया मैसेज भेजा गया था और उस मैसेज में जेस्पर की मेमोरी ड्राइव का जिक्र था। इसलिए फेलिक्स फौरन जाकर इस बारे में एलिसिया से पूछता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका टैबलेट बीच में कुछ देर के लिए बेलर के पास था। अब वो ये सब फेलिक्स को बता देती है, जिसे सुनते ही फेलिक्स फौरन बेलर के पास जाता है। अब बेलर उसको अपनी तरफ आता देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेलिक्स उसे पकड़ ही लेता है। अब फेलिक्स, जेम्स और स्पेंसर मिलकर बेलर से पूछताछ करते हैं और यहाँ पर आखिर में बेलर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही जेस्पर को मारा था, क्योंकि मैं भी उसकी तरह घूस देकर यहाँ आया था। जेस्पर को ये पता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो ये बात यहाँ सबको बता दे, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। खैर, दूसरी तरफ ईवा की टीम दूसरी मुसीबत में फंस जाती है। अब कुछ मेंबर्स रेडियो एक्टिव जोन में फंस जाते हैं और रेडिएशन तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे अब धीरे धीरे सभी की जान खतरे में आ जाती है। इस सिचुएशन को देखते हुए शरण कहती है कि बचने का अब एक ही रास्ता है, और वो ये कि हम में से किसी एक को इंजन रूम में जाकर उस लीवर को खींचना होगा। लेकिन ये बात समझ लेना कि जो भी वहाँ जाएगा उसकी मौत तय है, वो वापस नहीं आ सकता। अब शरण सबसे पूछती है कि क्या कोई अपनी मर्जी से ये काम करेगा, तो हम देखते हैं कि कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता। ये देखकर वो कहती है कि ठीक है, मैं खुद जाऊंगी। लेकिन तभी क्रू मेंबर्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि वो अपने कैप्टन को खोना नहीं चाहते थे। अब इस पर बहस चल ही रही होती है कि तभी स्पेंसर बेलर से मिलने जाता है। वो कहता है कि अगर ये प्रॉब्लम जल्द ठीक नहीं हुई तो कोई नहीं बचेगा और हमारा मिशन फेल हुआ तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। बेलर ये चीज ध्यान से सुनता है और आखिर में वो कहता है कि मैं अब तक सिर्फ अपने लिए जिया हूँ और चोरी चकारी करके मैंने अपना पेट पाला है, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि बेलर को प्रोटेक्टिव सूट पहनाकर तैयार किया जाता है, जिसके बाद वो रेडियो एक्टिव रूम में एंटर करता है।
अब अंदर वहाँ जमीन पर कई लाशें पड़ी हैं, जिन्हें देखकर पहले तो वो काफी घबरा जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो उनको नजरअंदाज करने लगता है। इसके बाद वो मेन इंजन रूम में पहुंचता है और देखता है कि दरवाजा ऑटो लॉक हो चुका है और वहीं से रेडिएशन निकल रहा है। इसके बाद वो कुछ सोचता है और अपनी चोरी के स्किल्स के बल पर उस दरवाजे को खोल लेता है। अब जैसे तैसे वो रेडिएशन से लड़ते हुए उस लीवर तक पहुंचता है और उसको खींच देता है, जिसके अगले ही पल वो रेडिएशन रुक जाता है। अब उसकी इस बहादुरी को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वहीं इतने तेज रेडिएशन की वजह से बेलर की मौत हो जाती है। खैर, बेलर अपनी जान देकर सबको बचा लेता है और आखिर में अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लेता है। जिसके बाद शरण कहती है कि उसने इंसानियत को बचाने का मौका दिया। आज इंसान इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसके अंदर त्याग की भावना है और इसीलिए इंसान इस ब्रह्मांड को हमेशा बनाए रखेगा। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्पेसशिप फिर से पटरी पर आ जाती है, जिसके बाद सभी चैन की सांस लेते हैं और वो मिशन अब भी जिंदा रहता है, यानी प्रॉक्सिमा बी की उम्मीद अभी बाकी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।